गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल मेथड, सेकंड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड मेथड है ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और फोर्थ मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड। फर्स्ट विधि हम लेते हैं अवकलन विधि या डिफरेंशियल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक जो सबस्ट्रेट है उसकी अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेके 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाकी जितने भी सबस्ट्रेट है उनकी सांद्रता को या कंसंट्रेशन को स्टेबल रखा जाता है। इसीलिए इस मेथड को इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं। माना कि एक एन कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी एक क्रिया कारक की अलग अलग प्रारंभिक सांद्रताएं कितनी है, C1 और C2। तो इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो वो क्या होगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट प्रारंभिक सांद्रता के लिए हो जाएगा -dC1/dt इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन C1 की पावर n, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए हो जाएगा -dC2/dt इक्वल टू K इंटू C2 टू द पावर n। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -dC1/dt डिवाइड बाई -dC2/dt इक्वल टू C1/C2 की पावर n। अब इस इक्वेशन का हम लॉग लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो लॉग -dC1/dt माइनस लॉग dC2/dt इक्वल टू n लॉग C1 माइनस लॉग C2। हेंस n इक्वल टू आ जाएगा log -dC1/dt माइनस log -dC2/dt अपॉन log C1 माइनस log C2। तो इस इक्वेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जिस क्रिया कारक की सांद्रता को परिवर्तित किया गया है उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि n का मान ज्ञात हो जाता है, और इसी प्रकार हर क्रिया कारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान हम ज्ञात करते हैं और सबको जोड़कर अभिक्रिया की टोटल ऑर्डर निकाला जा सकता है। अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग है उसको ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य हम ग्राफ प्लॉट करके उसकी स्लोप से उसकी वेग को ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, और यह एक क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस मेथड में हम अलग अलग समय पर एक अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है उससे अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और अलग अलग मानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में t समय, a प्रारंभिक सांद्रता और x के मान सब्स्टिट्यूट करके ये ज्ञात करते हैं कि कौन सी इक्वेशन से हमें k का मान स्टेबल प्राप्त हो रहा है, वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यह एक तरह से क्या है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो यदि कोई व्यंजक k का मान स्थिर मान नहीं देता है तो उसका वो ऑर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड या आंशिक परिवर्तन विधि। इस विधि में जैसा कि हम पहले ज्ञात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समय क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया में चेंज होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः n कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a की n-1 घात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a टू द पावर n-1। अब माना कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हम
क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A1 व A2 लेते हैं और उनकी निश्चित मात्रा के परिवर्तन में लगा समय T1 और T2 हो, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए हम T1 लिखेंगे। T1 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A1 की पावर n-1 और T2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A2 की पावर n-1। अब T1 में T2 का भाग देने पर T1 इज़ डिवाइडेड बाई T2, T1/T2 इक्वल टू A2/A1 टू द पावर n-1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे। लॉग T1/T2 इक्वल टू n-1 लॉग A2/A1, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू लॉग T1/T2 अपॉन लॉग A2/A1 और n इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1/T2 अपॉन लॉग A2/A1। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 माइनस लॉग T2 लॉग A अपॉन लॉग A2 माइनस लॉग A1। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्रिया कारक की जो प्रारंभिक सांद्रताएं A1 और A2 तथा एक निश्चित अंश तक अभिक्रिया जो पूर्ण होने में लगने वाला समय है T1 और T2 प्राप्त हो जाते हैं और सबके मान रखकर हम अभिक्रिया की कोटि n का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आइसोलेशन मेथड या सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इस विधि में हम एक क्रिया कारक को छोड़कर बाकी सभी क्रिया कारकों की सांद्रता को अधिक मात्रा में लेते हैं, जिससे कि उस एक क्रिया कारक की सांद्रता का जो इफेक्ट है वो हमें ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग टर्न बाय टर्न सभी क्रिया कारकों की सांद्रता का इफेक्ट ज्ञात करके या उनका छद्म कोटि का निर्धारण करके उनके योग द्वारा हम अभिक्रिया की कुल कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अभिक्रिया है जिसमें A के N1 अणु, B के N2 अणु और C के N3 अणु भाग ले रहे हैं, अर्थात N1A प्लस N2B प्लस N3C इक्वल टू गिव्स प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ लिखते हैं, तो वो क्या होगा, dx/dt इक्वल टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2 मल्टीप्लाइड बाई C टू द पावर N3 और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। अब हम इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में A की सीमित मात्रा लेंगे और B और C को हम एक्सेस में लेंगे और उपयुक्त किसी भी विधि द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं तो वो N1 के बराबर होगी और इसका जो रेट लॉ होगा वो होगा dx/dt इक्वल टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1। क्योंकि हमने B और C को एक्सेस में लिया तो वो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम A और C को एक्सेस में लेंगे और B की सीमित मात्रा लेकर अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो जो रेट लॉ होगा वो हो जाएगा dx/dt इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। इसमें A और C एक्सेस में है तो वो दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम C की सीमित मात्रा लेंगे और A और B को एक्सेस में लेंगे तो रेट लॉ हो जाएगा dx/dt इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई C टू द पावर N3। इसमें A और B एक्सेस में है तो वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इस प्रकार से A, B और C के सापेक्ष हम अभिक्रिया की कोटि N1, N2 और N3 ज्ञात कर लेंगे और उन सबके योग से अभिक्रिया की कुल कोटि n का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन चारों विधियों द्वारा अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।